हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद आंसू पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को भी एकदम शानदार तरीके से जारी किए होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस भास्कर सीरीज में हम आपको हिंदी जो है कंप्लीट करवा रहे हैं। यानी किसी भी परीक्षा में जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। चाहे वो कौन सी परीक्षा हो, जैसे वो यूपी पुलिस की परीक्षा हो या फिर किसकी हो, जैसे बीडीओ की हो, जैसे यूपी पीसीएल की हो, और या फिर एसएससी जीडी की हो जो कि हाल ही में होने वाली है। इसके बाद यूपीएसआई टेट एग्जाम या फिर सीटेट एग्जाम जो कि अभी दिसंबर में ही होने वाली परीक्षा है सीटेट। तो ऐसी जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो अगर आप लोग अभी तक इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आंसू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? सर्वनाम। यानी आज हम आपको सर्वनाम के बारे में बताएंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं या सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप यूट्यूब पर लिखेंगे भास्कर सीरीज बाई आशुतोष, तुरंत आपको इस क्लास की प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी, या फिर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। इससे पहले हम संज्ञा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और जो है समास पर चर्चा कर चुके हैं। तो आज ये सर्वनाम की क्लास है। तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले आपको बताएंगे कि सर्वनाम क्या होता है। तो देखिए सर्वनाम जो है, इसे यहाँ कर देंगे मिनट के लिए। तो देखिए जैसे सर्वनाम का मतलब क्या है कि सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष के लिए नहीं किया जाता, बल्कि शब्दों की पुनरावृत्ति यानी बार बार आने को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, सर्वनाम का प्रयोग हम किसी विशेष के लिए नहीं करते हैं, बल्कि शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। जैसे आप इस चीज को अच्छे से नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन जब आपको भी हम एग्जाम्पल बताएंगे तब आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए पहले एग्जाम्पल को देखिए। एग्जाम्पल है, मोहन एक अच्छा लड़का है। क्या है? मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन कक्षा 10 में पढ़ता है। क्या है? मोहन कक्षा 10 में पढ़ता है। मोहन बहुत तेज बुद्धि का बालक है। इसके बाद मोहन के पिताजी एक डॉक्टर हैं। मतलब इतने बड़े वाक्य में कितनी बार मोहन आ गया? एक बार, दो बार, तीन, चार, यानी 4-5 बार मोहन का ही प्रयोग आ गया। और मोहन क्या है? एक ये जो है संज्ञा है। तो क्या है कि सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष के लिए नहीं किया जाता, बल्कि शब्दों की पुनरावृत्ति, जो शब्द बार बार आ रहे हैं उनको रोकने के लिए किया जाता है। जैसे आप कहेंगे ये कैसे? तो देखिए जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, तो यहां पर आ गया ना किसके लिए कि मोहन एक अच्छा लड़का है। अब यहां पर आप मोहन की जगह पर लिख सकते हैं वह, यानी वह। तो मोहन एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा 10 में पढ़ता है। यहां लिख दीजिए वह कक्षा 10 में पढ़ता है। फिर यहां पर मोहन काट कर वह बहुत तेज बुद्धि का बालक है, और यहां पर उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं। तो ये आपका वाक्य सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मोहन बार बार मोहन आ रहा है, हम बार बार मोहन का नाम ले रहे हैं, तो उसी हमें अटपटा लग रहा है। तो सर्वनाम का यही काम होता है कि जहां पर किसी भी शब्दों की पुनरावृत्ति यानी बार बार उसका दोहराव होता है, तो उसी को रोकने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब जैसे भी आपसे कभी भी कोई पूछ ले कि सर्वनाम क्या होता है, तो आप वहां पर बता दीजिएगा कि सर्व जो है किसी भी शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। देखिए इसकी परिभाषा तो भी आगे आपको हम बताएंगे कि परिभाषा इसकी क्या होती है, लेकिन पहले आप इसका मतलब जानिए। इस क्लास को लेने के बाद आप किसी भी परीक्षा में आराम से बैठ सकते हैं, या तो फिर आप भविष्य में कभी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको अलग से कभी सर्वनाम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस क्लास के माध्यम से आप आसानी से किसी भी बच्चे को, किसी भी बड़े को, किसी भी छोटे को आसानी से आप समझा सकते हैं सर्वनाम। इतना मेरा दावा है। बस क्या कीजिए, आप जो है एकाग्र से सही समय से अपनी हाथ में कापी और पेन लेकर इस क्लास को देख लीजिए। ज्यादा लंबी हमारी क्लास भी नहीं होती है, 20 से 25 मिनट, 30 मिनट, ज्यादा हो गई तो 35 मिनट की होती है। उसी में हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर देते हैं। अगर आप अदर चैनल पर जाएंगे 2-2, 3-3 दिन की क्लास में कवर होती है। ठीक है, वो भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये 4 चीजें बोलते रहते हैं। हम ऐसा कभी नहीं बोलते। देखिए आपके समझ में आएगा तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे। ठीक है, तो आज आपको सर्वनाम हम आसानी से आपकी जुबान पर रटवा देंगे। बस सिर्फ आप लोग ऐसे ही जो है बैठे रहिए, बस हमारे चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। हम आपको सारी चीजें यहीं पर कवर करवा देंगे।
तो क्या है, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर मोहन कक्षा 10 में पढ़ता है, तो यहाँ पर मोहन की जगह पर वह आ गया। फिर वह तेज बुद्धि का बालक है, उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं। यहाँ पर आपका सर्वनाम का प्रयोग हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी एग्जैक्ट परिभाषा की तरफ कि इसकी परिभाषा क्या होती है, क्योंकि परीक्षा में कभी आपसे पूछ लिया जाए, एकेडमिक लेवल की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सर्वनाम की परिभाषा है, उसके एग्जाम्पल या उदाहरण को लिखिए। ठीक है, जैसे अब बच्चा 6 में, 7 में, 8 में, 9 में पढ़ रहा है, तो वहाँ पर ऐसा चीज पूछी जाती है। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा जो है वो है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं क्या है, सर्वनाम है। तुम क्या है, सर्वनाम। वह सर्वनाम है, यह सर्वनाम, आप सर्वनाम, तू भी सर्वनाम है, और कौन, इन्हें ये सारे शब्द जो है सर्वनाम है। ठीक है, अब जैसे आपसे कोई पूछ ले कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है, हिंदी में सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या 11 होती है। क्या होती है, यानी हिंदी में जो है सर्वनाम शब्दों की संख्या वो 11 होती है। अब आप पूछेंगे ये कौन कौन सा, तो देखिए जैसे इसमें क्या है, पहला है इसमें मैं, आप, तू, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, इन ये सारे शब्द जो है सर्वनाम होते हैं। अगर आपसे परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी में या फिर सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है, और वहां पर ऑप्शन में आ जाए 7, 8, 9, 11, तो वहां पर आपको 7 नहीं बल्कि 11 पर टिक करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं कि सर्वनाम के प्रकार कितने होंगे, क्योंकि परिभाषा आपको बता दिया, सर्वनाम का प्रयोग कैसे होता है भी आपको हम बता दिए। अब हम चलते हैं इसकी परिभाषा की तरफ। तो इसमें परिभाषा है, परिभाषा तो बता ही दिया, प्रयोग आपको बताना है। यानी प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो देखिए प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठवा है निजवाचक सर्वनाम। यानी आप इसको एक बार या तो कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला कौन कौन सा है, पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक, और छठवा है निजवाचक। अब हम चलते हैं इन सभी के बारे में डिटेल में कि कैसे पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, कैसे निश्चयवाचक, कैसे निश्चय, कैसे संबंध होगा, और कैसे कहाँ पर प्रश्नवाचक होगा। तो इन सभी चीजों को हम आसानी से एक एक करके समझेंगे। तो चलिए, अब पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए इसे हम एक साइड में कर दे रहे हैं, क्योंकि बार बार मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, इसीलिए हम जब पड़ती है जरूरत तो हम इसे ऊपर करते हैं, वरना फिर नीचे रख देते। ठीक है, क्योंकि इसके माध्यम से आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जैसे पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी जो सर्वनाम शब्द वक्ता या श्रोता, यानी वक्ता मतलब जो बोलने वाला होता है, वक्ता का मतलब होता है जो बोलने वाला हो, और श्रोता का मतलब सुनने वाला। ठीक है, तो होता है कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता या श्रोता वह किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता या फिर अन्य किसी के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हम चलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो इसे इसके 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद या 3 प्रकार कह सकते हैं आप। कौन कौन से, पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष। अब देखिए इसके लिए आप लोग जो है छोटे रहे होंगे जब एकेडमिक लेवल में, तो वहां पर आपको थोड़ा दोहा करके सिखाया गया होगा, लेकिन वो चीज नहीं आप यहाँ पर याद कीजिए। तो जैसे उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है, मैं, हम, मुझे, मेरा। जैसे आपने पढ़ा होगा मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो वही चीज यहाँ पर है, यानी उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। तो अब उत्तम में क्या है, मैं, यानी मैं, हम, मुझे, मेरा, ये सभी उत्तम पुरुष हैं। इसके बाद दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में है
तुम, तू, आप, तुम्हारे और तुम्हें, यानी जब तू आ गया, तुम, आप, तुम्हारे, तुम्हें, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, मध्यम पुरुष में आ गई। इसके बाद तीसरा है अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष में जो है क्या क्या है, यह, वह, ये, वे, वो, उनको, उन्हें, यानी जब आपको मिलेगा यह, वह, वह, ये, वो, उनको, उन्हें, तो ये चीजें हो जाएंगी अन्य पुरुष में। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रकार की तरफ। तो अगला प्रकार जो है हमारा दूसरा नंबर, वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा होगी, वह शब्द जो निश्चयता यानी निश्चितता या फिर निश्चय का बोध कराते हैं। यहाँ पर आप लिख चाहे निश्चितता लिखिए या फिर निश्चय, ठीक है, दोनों सही है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो वह शब्द जो निश्चय का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या होता है, आपने कहीं कहा होगा, मैं जानता हूं कि निश्चय वही होगा, तो वही चीज, मतलब एक एग्जैक्ट बताया जाए कि यही हो सकता है और कोई नहीं है। जैसे वह शब्द जो निश्चय का बोध कराता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी इसको आप परिभाषा मतलब उदाहरण के माध्यम से आसानी से समझेंगे। जैसे यह, वह, वह, ये और वह, ठीक है, ये सब हो जाएंगे। अगर आपको ये चीज मिल जाती है पांचों, तो वहां पर आपको जो है निश्चयवाचक सर्वनाम पर टिक करना है। परीक्षा में आपका प्रश्न पूछेगा, जैसे जैसे है यह मेरी गाड़ी है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, ऐसे टिक रहेगा ये पर, तो वहां पर आपको क्या करना है, निश्चयवाचक सर्वनाम पर करना। जैसे लिखा यह मेरी गाड़ी है, यानी क्या, ये निश्चय है कि ये मेरी गाड़ी है और किसी की नहीं है। जैसे वो मेरा कार है, क्या है, वो मेरा कार है, ये मेरी मोबाइल है, वह मेरी कार है, यह मेरा भाई है, यह मेरी बहन है, ये मेरी माता जी, यानी निश्चय है कि ये मेरी माता जी हैं, यह निश्चय है कि ये मेरी जो है कापी है, यह निश्चय है कि वह मेरा घर है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जब आपको मिले जहां पर निश्चितता का बोध हो, यानी आपको लगे कि मेरा ही है, एकदम एग्जैक्ट हो, वहां पर आपको निश्चयवाचक सर्वनाम पर टिक करना है। देखिए, सारी चीजें रटने से कुछ नहीं होता, आप थोड़ा दिमाग लगाकर, सेंस लगाकर कीजिए, आपको सारी चीजें आसानी से होती जाएंगी। हिंदी जो है आपके सामने प्रश्न आ जाए, अब आपका दोस्त सर हम नहीं जानते, तो बिल्कुल नहीं जानते हो, लेकिन आप उस पर दिमाग लगाओ, हाँ ये इसका ऐसे होगा, उसके बाद ऑप्शन देखो, ये तो होगा नहीं। जैसे इसमें आ जाए यह मेरी कार है, कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। अब आपको जो है ऐसे मिल जाए तो आप क्या करेंगे, प्रश्नवाचक होगा नहीं, अनिश्चय तो होगा नहीं, पुरुषवाचक इसमें होगा नहीं, तो फिर क्या होगा, निश्चय होगा। कैसे होगा, क्योंकि निश्चय में निश्चितता का बोध होता है कि यह मेरी गाड़ी है, यानी मेरी ही है। ठीक है, ऐसे ही। इसके बाद दूसरा है आपका तीसरा प्रकार, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह शब्द जो अनिश्चय का बोध कराएं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी तक क्या था, वह शब्द जो निश्चितता या निश्चय का बोध कराएं और यहाँ पर जो है अनिश्चय का बोध कराएं, दोनों का मतलब है कि वहां पर निश्चय, यहाँ पर अनिश्चय। ऐसे परिभाषा पूछे तो वहां पर निश्चय कर देना, यहाँ पर अनिश्चय कर देना। आपकी परिभाषा दोनों एक याद कर लो, दोनों अपने आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कोई या कुछ, अगर आपको ऐसा मिल जाए तो वहां पर अनिश्चयवाचक होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, जैसे कोई आया, कौन आया, वहां पर आ जाए कोई का मतलब निश्चय नहीं, मैं आया कि तुम आया, कौन आया, कोई निश्चित नहीं है कि कौन आया। कोई बोल रहा है, अब कोई बोल दिया, कौन बोल दिया, निश्चय नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक। कुछ गड़बड़ है, यानी क्या है, कुछ जो है वो गड़बड़ है, यानी अनिश्चितता का बोध हो रहा है, कोई निश्चित नहीं है कि क्या गड़बड़ है, कुछ तो हुआ। अब आप कहीं जा रहे हैं, कोई बहुत चिंतित बैठा है, उनसे पूछे भैया क्या हुआ, उन्होंने बोला कुछ नहीं, तो कुछ तो हुआ। अगर आप बोलो तो क्या हुआ, यानी आपको नहीं पता है क्या हुआ, आप एक संदेह के भाव से पूछ रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है भैया, कुछ तो हुआ। तो वही चीज, जहां आपको अनिश्चितता का बोध हो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जहां पर पता ना हो, जैसे कोई आया, कौन आया, कोई बोल रहा है, कौन बोल रहा है कुछ गड़बड़ है, कुछ तो हुआ। तो ऐसे ही जो है आपको परीक्षा में टिक करना है, क्योंकि आप जो है हिंदी ऐसा टॉपिक, आप सेंस से समझिए, भाव से समझिए, सारी चीजें आपको आसानी से होती जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई रटना नहीं है। देखो रटना, इसमें भी रटना क्या है, विलोम शब्द रटना है, मुहावरे रटना है, लोकोक्त रटना है,
ये सब रटने वाली चीजें हैं जिनको आप बताएंगे ऐसे रटा जाता है, लेकिन ये चीजें जो है रटने लायक नहीं, इनको आप समझ सकते हैं, इनके भाव से आप, इनके निचोड़ से आप समझ सकते हैं। अगर आप रटेंगे तो रटने के लिए कितना रट के आप आगे जा सकते हैं। हिंदी रट लिए, इंग्लिश रट लिए, मैथ रट लिए, रीजनिंग रट लिए, रट के आप कब तक आगे जा पाएंगे। हर एक परीक्षा में, हिंदी हो चाहे जिस पर कोई भी परीक्षा हो, उसमें हर एक विषय से 2-4 प्रश्न नए आते ही आते हैं, जो आपको जो है अलग तरीके से देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप कभी पढ़े ही नहीं होते हैं। तो वही चीज़ अगर आप रटे तो वो आप कैसे करेंगे, जो नया आ गया, घुमा फिरा के आ गया। तो वही चीज़ है, हिंदी को आप जो है, हिंदी नहीं हर विषय को आप उसके भाव से, उसके लॉजिक से समझिए, तभी आपको वो चीज़ आसान लगने लगेगी। और आप रटेंगे तो कुछ दिन रटेंगे, प्रयास बंद किए फिर आप भूल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए हम चलते हैं अगले प्रकार। तो अगला प्रकार है चौथा, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी वह शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई आपसे पूछ लिया भैया बताओ संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो आप उनसे बता दीजिए कि वह शब्द या वह संज्ञा शब्द या वह सर्वनाम शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बता दीजिए, तो एग्जाम्पल है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें संबंध हो रहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी संबंध है, जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, संबंध हो रहा है, जो आया सो जाएगा, यानी जो आया है वो जाएगा। तो यहाँ पर संबंध नहीं हुआ कि जो आया है वो जाएगा। ठीक है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो आया है सो जाएगा। अगर इस तरीके से आपको वाक्य मिलते हैं तो वहां पर आप निस्संदेह आंख मूंद कर एकदम निडर होकर संबंधवाचक सर्वनाम पर टिक कर देना। आपकी परीक्षा में उस प्रश्न का नंबर सीधे आपके खाते में जुड़ेगा। अगर आप थोड़ा भी संदेह किए तो वो प्रश्न आपका गलत होकर सही वाला तो 1 नंबर ले ही जाएगा, वो गलत वाला उसके बाद सही वाले में से भी थोड़ा बहुत लेकर चला जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आप जो है एक निचोड़ तरीके से कापी कलम के साथ पढ़िए। एक बार समझ में नहीं आए आपके तो दोबारा भी वीडियो को देख लीजिए, तिबारा देखिए, लेकिन आप ऐसा मान लिए कि आज हमें सर्वनाम आज के बाद नहीं पढ़ना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जो है एकदम सही तरीके से पढ़ाई को जारी रख पाएंगे। लेकिन आप सोचे आज हम पढ़ लिए, नहीं कल भी पढ़ लेंगे, चलो पढ़ो पढ़ लेंगे, तो ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं 5वें नंबर प्रकार की ओर। तो 5वां नंबर प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5वां प्रकार है क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब चलिए इसकी देखिए, इसके मतलब क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। तो इसमें है कि वह शब्द जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं या बोध कराते हैं उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो परिभाषा क्या है कि वह शब्द जो प्रश्न पूछने का काम करें या प्रश्न पूछने का बोध कराएं उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें नोट करके लिखा हुआ है कि प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आप पूछेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो यहाँ पर ये लिखा है यानी कि ऐसे करके ऐसे होता है, यही आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, नहीं क्वेश्चन इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। तो जैसे आपको इसको पहचानने का आसान तरीका है, कहीं भी किसी भी वाक्य के अंत में ऐसे लगा हो जान लीजिए प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, बाकी पहचानने का तरीका तो और है, कौन क्या किसको कब कहाँ ये सब तो है ही, लेकिन सीधा तरीका यही है कि ऐसे आपको मार्क मिले, आंख मूंद कर आप प्रश्नवाचक चिन्ह जान लीजिए और प्रश्नवाचक सर्वनाम पर टिक कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। तो क्या है कि वह शब्द जो प्रश्न पूछने का बोध कराते हैं या काम करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, इस वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है लास्ट में, पहले नहीं लास्ट में होता है, ये भी याद रखना कि सबसे अंत में होता है। इसके बाद इसमें है एग्जाम्पल, दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। अगर आपको वाक्य में ऐसे मिल कि दरवाजे पर कौन खड़ा है और लास्ट में ये नहीं मिल रहा है क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह, तो वहां पर आपका वाक्य गलत माना जाएगा। हिंदी में ग्रामर के अनुसार वह वाक्य आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी अगर आप लिखिएगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्य जब लिखिएगा तो वहां पर अंत में आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो यहाँ पर कौन क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है, नहीं प्रश्नवाचक शब्द है, सॉरी प्रश्नवाचक शब्द है। यही जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध कराता है कि ये वाक्य प्रश्नवाचक में है। अभी आज दरवाजे पर खड़ा है तो क्या हो गया, अनिश्चय है, कौन खड़ा है कोई पता नहीं है, तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है तो कौन प्रश्नवाचक हो गया।
इसके बाद आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, तो क्या क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द हो गया। क्या पहले भी आ जाता है, आप क्या आप कहाँ आप क्या आप कुछ कर रहे हैं, क्या आप वहां जाओगे, क्या आप यहाँ आओगे, तो ऐसे भी वाक्य प्रश्नवाचक शब्द में ही माने जाएंगे। ठीक है, तो क्या चाहे बीच में आए चाहे पहले आए, दोनों का मतलब प्रश्नवाचक शब्द में ही आएगा। तो आपका क्या नाम है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। किसकी काल है, किसकी काल है, काल मिस मौत होता है, काल मिस जो है अभी आप हिंदी में पढ़ते हैं काल, इंग्लिश में टेंस कहते हैं, तो वही समय, काल मिस समय होता है। तो किसकी काल है, काल मिस फोन भी होता है। ठीक है, तो पूछे आपसे किसकी फोन आ रहा है, किसकी काल है भैया, तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह यानी किसकी, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसी तरीके से आप प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान करेंगे। इसके बाद छठवां नंबर जो कि लास्ट नंबर है वो है निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद सर्वनाम का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद फिर हम आगे चल के आपको विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ऐसे जितने भी हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में है वह सर्वनाम शब्द या जो सर्वनाम शब्द स्वयं में, खुद के लिए, चाहे स्वयं में बोलो चाहे खुद के लिए, एक ही बोल रहा है। ठीक है, तो जो सर्वनाम शब्द खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं या स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर आप इसे एक तरीके से और बोल सकते हैं कि वह सर्वनाम शब्द जो निजता या अपनत्व का बोध कराते हैं, निजता या अपनत्व का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। या स्वयं का बोध कराते हैं या खुद का बोध कराते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह स्वयं आया था, यानी वह स्वयं आया था, वह खुद आया था। हमें अपना कार्य खुद करना चाहिए, यानी क्या है, हमें जो है अपना कार्य स्वयं कहें खुद करना चाहिए। अगर आपको ऐसे वाक्य मिल जाए कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, कौन सा सर्वनाम है, तो वहां पर क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। इसके बाद तीसरा है मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा, यानी मैं अपना कार्य खुद कर लूंगा, मैं अपना कार्य स्वयं या फिर खुद कर लूंगा, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद चौथा है मैं अपने आप खा लूंगा, मैं जो है अपने आप खा लूंगा, मैं अपने आप लिख लूंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, या फिर मैं स्वयं लिख लूंगा, मैं स्वयं पढ़ लूंगा, मैं स्वयं अपना कार्य पूरा कर लूंगा। तो जैसे ही आपको कहीं भी इस तरह के वाक्य मिलते हैं तो वहां पर आप निजवाचक सर्वनाम पर टिक करना। ठीक है, तो आज हमारा सर्वनाम का टॉपिक पूर्ण रूप से कवर हो गया। कैसी लगी आपको यह वीडियो, इस चीज को इस वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताएं और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद हम आगे हिंदी से संबंधित और भी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए, कभी भी बंद मत कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। धन्यवाद।